पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आज एक कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कि 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही रखने का फैसला किया गया। बता दें कि इसके अलावा दंगों और अशांति मामलों में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली नुकसान पहुंचाने वालों से करने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन भी किया जाएगा। वहीं पर बैठक में उत्तराखंड आवास नीति संशोधन को भी मंजूरी दी गई। अब बता दें कि अब पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। इससे पहले लाभार्थियों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, यानी जो कॉलेजेस में जाते हैं बच्चे, दशमोत्तर मतलब उसके बाद स्कूल के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल कोर्सेज में, उसके लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी धनराशि बढ़ाई गई है। डिटेल आपको अजीत सिंह दे देंगे। इसके बाद गृह विभाग का मद है उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024। संपत्ति के संबंध में हड़ताल, बंद, दंगों संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और उसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने, लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करने और क्षतियों का अनुसंधान करने, तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा ये क्षतिपूर्ति डिसाइड की जाएगी। यानी जो भी अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करता है अगर किसी बंद या हड़ताल या दंगे में, तो उससे वो पूरा वसूली किया जाएगा। उसके लिए ये एक्ट है, ये लाया गया। तकनीकी शिक्षा विभाग का मद है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT सुमाड़ी के प्रथम चरण के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के पास जो अभी जमीन है वो निशुल्क NIT को ट्रांसफर करनी है। 5.335 एकड़ भूमि राज्य एवं शैक्षिक हित में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। आवास विभाग का है, ये उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबंध में है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए जो है, उसके अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में प्रति आवासीय इकाई का मूल्य 6 लाख है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख और राज्य सरकार द्वारा 1 लाख का अंशदान दिया जाता है। शेष 3.50 लाख की धनराशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है। उक्त परियोजना के लाभार्थी निम्न आय वर्ग के हैं और उनको ये अंशदान देने में कठिनाई के कारण परियोजना निर्माण कार्य में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। उक्त के दृष्टिगत राज्यांश में संशोधन के साथ साथ VGF प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यांश 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख किया जाना प्रस्तावित है और 50,000 VGF विकासकों को प्रदान किया जाएगा। फैमिली कोर्ट्स में डिवोर्स, मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी से संबंधित केसेस सुने जाते हैं। तो ये 4 जनपदों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में जो फैमिली कोर्ट बने हुए हैं उनमें माननीय हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि एक पद चाइल्ड काउंसलर और जनरल काउंसलर का अतिरिक्त सृजित किया जाए। इस पे अनुमोदन हुआ है। चाइल्ड काउंसलर और जनरल काउंसलर। चाइल्ड काउंसलर स्पेसिफिक होगा जो बच्चों की काउंसलिंग करेगा, क्योंकि इसमें जहाँ डिवोर्स के केस होते हैं वहाँ बच्चे भी साथ में आते हैं, उनको भी सुनना होता है कोर्ट के माध्यम से। तो ये प्रयास है कोर्ट का कि बच्चों को सुनने के लिए ट्रेंड लोग रहें जो चाइल्ड काउंसलिंग इत्यादि में ट्रेंड हैं। ये अभी शुरुआत में 4 फैमिली कोर्ट्स में होगा। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में जो फैमिली कोर्ट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पे ये 2 पद है। विकास नगर में यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों पर अब नकेल कसी जा रही है और इसी कड़ी में ARTO ने आज वहां अपनी टीम में
सभी एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान जहां खामियां पाए जाने पर कई वाहनों की जब्ती भी करने के बाद कार्रवाई की गई। वहीं पर कुछ वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। देखो, आप देख रहे हैं इसी मार्ग पे जो है विकास नगर कालसी मार्ग पे हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है और लगभग सभी प्रकार की वाहनों को चेक किया जा रहा है और जिनमें कोई कमियां पाई जा रही है उनको किसी को सीज भी कर रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं। जो ओवरलोड की चलती गाड़ी उसमें क्या कार्रवाई की? ओवरलोड में सीज पर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है? इनको थानों में बंद करते हैं गाड़ी अपने कार्य। कोतवाली विकास नगर में पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान चलाया गया और इस दौरान पुलिस ने हरबटपुर चौकी क्षेत्र में चौकी इंचार्ज हरबटपुर की अगुवाई में पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस द्वारा दुकानदारों और किराए के मकान में रहने वाले किराएदारों का सत्यापन किया गया। वहीं पर इस सत्यापन की प्रक्रिया में कुछ लोगों के चालान भी हरबटपुर पुलिस द्वारा काटे गए। अब घर घर केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं पहुंचेंगी। बताते कि विभिन्न योजनाओं से उत्तराखंड के समस्त प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर दिल्ली में मोदी दगड़ उत्तराखंड चुनावी कैंपेन का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी द्वारा अपने आवास में किया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख बलूनी ने इस कैंपेन के लोगो और साथ ही साथ टी शर्ट को लॉन्च किया। बता दें कि आगामी दिनों में कैंपेन से जुड़े हुए कई कार्यक्रम प्रदेश के कई शहरों, नगरों और गांवों में होने वाले हैं। मोदी दगड़ उत्तराखंड कैंपेन के प्रमुख और राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य और भाजपा के पूर्व सोशल मीडिया प्रमुख शेखर वर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश के प्रमुख शहरों और कस्बों में कैंपेन से जुड़े कार्यक्रम करवाए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड के लिए करवाए गए अभूतपूर्व विकास कार्यों की जनता के बीच चर्चा करने और जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उनके विचारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जनता के बीच में लाने का काम किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा हैट्रिक बनाने के लिए तैयारियों में जुटी है, जिसके चलते कि अगर भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा की महिला मोर्चा 14 मार्च से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इस बात को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा है कि 4 मार्च को रन फॉर पीएम यानी कि रन फॉर मोदी मैराथन होगी, जिसमें कि उनके विभाग की महिलाएं दौड़ लगाएंगी और वहीं पर 5 मार्च को हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पद यात्रा की जाएगी, जिसमें कि मोदी द्वारा की गई महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। 4 मार्च को हमारा रन फॉर मोदी, रन फॉर पीएम मैराथन दौड़ होगी और उसमें जो हमारे विभाग है उनके द्वारा महिलाएं दौड़ लगाएंगी, मैराथन करेंगी और महिला मोर्चा उनके स्वागत में वहां खड़ा रहेगा, उनका प्रोत्साहन करेगा। ये दौड़, ये मैराथन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पित होगी। 5 तारीख को हमारा हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पद यात्रा होगी, जिसमें हम मोदी जी के द्वारा किए गए महिला उत्थान के कार्यों को, महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और स्कूटी रैली करेंगे। 3 तारीख यानी 6 मार्च को हमारा हर मंडल में, हमारे 270 मंडल हैं, 270 मंडलों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल से 1 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे और उस संबोधन को हम लाइव हर मंडल में दिखाएं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। जनपद उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद अजय भट्ट को भाजपा ने दोबारा प्रत्याशी घोषित किया है। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को दोबारा से प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना से भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई। जनपद के जसपुर विधानसभा में भाजपाइयों ने मिष्ठान वितरण किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पार्टी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान भाजपाइयों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अजय भट्ट को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय अजय भट्ट जी के प्रति दूसरी बार
अपना विश्वास जताया है और हमें खुशी है कि हमारे बीच के ये एक कार्यकर्ता फिर से लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं। पिछली बार माननीय भट्ट जी 3.5 लाख वोटों से जीते थे और इस बार सभी कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि इस बार 5 लाख से ज़्यादा की जीत उनको अर्जित कराएंगे और जो मोदी जी का सपना है 400 पार एनडीए हो, उसमें हम अपने सहभागिता देंगे। उत्तराखंड से जुड़ी और खबरें आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मैं शिवन शर्मा आपके साथ। तो चलिए बढ़ते हैं उत्तराखंड की अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा में भाजपा ने कांग्रेस से पहले बाजी मार ली है। भाजपा आलाकमान ने उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, जिसके बाद कि अब कांग्रेस भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने जा रही है। हल्द्वानी स्थित अपने आवास में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया है कि 5 मार्च को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक की जाएगी, जिसमें कि सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो पैनल बनेगा वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास अपनी रिपोर्ट भेजेगा, जिसके बाद की सभी 5 लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक छानबीन समिति 5 मार्च को दिल्ली में आहूत की गई है, जिसमें लोकसभा वार उम्मीदवारों के संदर्भ में विचार किया जाएगा और जो पैनल बनेगा उसके पश्चात तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी चुनाव समिति में उस पर चर्चा के उपरांत उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। मेरा मानना है कि जिस तरह से संभावनाएं हैं, चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों का जल्दी प्रत्याशियों की जल्दी घोषणा करेगी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक छानबीन समिति। राज्य का स्वास्थ्य महकमा 4 धाम की तैयारियों में जुट गया है, जहां पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा है कि 4 धाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ में अस्पताल शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों के लिए उपकरण खरीदने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा मार्ग पर अनुभवी और उच्च हिमालय में काम करने के लिए प्रशिक्षित मेडिकल टीम को तैनात किया जा रहा है, ताकि तीर्थयात्रियों को तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उन्होंने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वो 4 धाम से पहले अपने स्वास्थ्य का प्रशिक्षण जरूर करवाएं। आप सब ने हमको देखिए, 4 धाम यात्रा की जो तैयारियां हैं उसको लेके मुख्य सचिव महोदया के स्तर पे भी मीटिंग हुई थी और इस बार जो हमने पिछली बार भी जो चीज़ें की, जैसे हम लोगों ने SOPs जारी की थी 11 लैंग्वेजेस में, हमने हेल्थ चेकअप भी करवाए, हमने जगह जगह POCT मशीन्स भी लगाए जिसमें बेसिक पैरामीटर्स हेल्थ टेस्टिंग की गई। वो चीज़ें इस बार हम रिपीट तो करेंगे ही, लेकिन उसको और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम लोग इसको करने वाले हैं। और जैसे पिछली बार कोई भी यात्री है उसके हेल्थ रिलेटेड डिटेल्स भी जो है प्रदर्शित होते थे, उसको हम लोग इस बार भी कर रहे हैं इन कोऑपरेशन विद द टूरिज़्म डिपार्टमेंट। और जो डॉक्टर्स हैं जिनको हम पोस्ट करेंगे, दूसरे हेल्थ स्टाफ भी हैं जैसे फार्मासिस्ट हैं, इनको हम लोग इस बार एल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इंश्योर करेंगे कि जो सबसे फिट है वो पोस्टेड रहे। और 15 डेज़ के लिए हम लोग उनको पोस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग इस बार पोस्ट करने की सोच रहे हैं। देखिए, इसमें लगभग 100-150 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की पोस्टिंग होती है, लेकिन इस बार प्रयास ये भी है कि जो हमारे 4 धाम यात्रा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर हमारे उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है,
तो यहाँ से हम लोग जो डॉक्टर जो PHCs और CHCs में पोस्टेड हैं उनको कम डिस्टर्ब किया जाए, और बाकी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर कुमाऊँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से भी हम लोग डॉक्टर्स को पोस्ट करेंगे। लेकिन ये इस बार अनिवार्यता ये रहेगी कि उनको हम अच्छी तरीके से पोस्टिंग, मतलब अच्छी तरीके से हम लोग उनकी ट्रेनिंग कराएं, और बेसिकली हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, फर्स्ट एड, और इसको बहुत ही एक एफिशिएंट तरीके से और स्ट्रक्चर्ड मैनर। बार एसोसिएशन काशीपुर और बार एसोसिएशन रुद्रपुर के बीच में कटोरा ताल स्थित शावनी क्रिकेट एकेडमी में शावना क्रिकेट मैच खेला जाना प्रस्तावित था, जो कि बारिश के कारण रद्द हो गया। लेकिन इसके बाद भी लगातार हो रही बारिश अधिवक्ताओं का क्रिकेट प्रेम कम ना कर सकी और सभी अधिवक्ता क्रिकेट खिलाड़ी समय अनुसार क्रीड़ा स्थल पहुंचे और मैच रद्द होने के बाद भी खेल खेलने के साथ वहीं पर एक शानदार महफिल जमा डाली। इस दौरान अधिवक्ता पंजाबी गीतों पर जमकर थिरके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ओम प्रकाश अरोड़ा ने कहा कि क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, लेकिन विपक्षी टीमों के साथ आगे और भी मैच होंगे। उसके लिए बार एसोसिएशन काशीपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिकेट कार्यक्रम, तो क्रिकेट कार्यक्रम जो है उसको आज हो गया, हमारा वर्षा हो गई तो ईश्वर की कृपा हमने स्वीकार करी और हमने फिर महफिल में बदल दिया और सबने अच्छे अच्छे विचार अपने रखे और पुरजोर एक नया जोश पैदा हुआ कि सबको न्याय, सबका अधिकार। महफिल हो गई तो बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे, भजन गाए, गीत गाए और अपने जीवन का आनंद लिया। और एक जोशी जी ने सबको एक नई दिशा दी। अभी तक लोग दो जीवन जीते थे, एक आंखें खोलकर और एक आंखें बंद कर। और अधिवक्ता का जो जीवन है ना, वो केवल मेहनत का है, निरस्ता का है, लेकिन उन्होंने एक नया जीवन, नया मोड़ दिया कि भैया नहीं, वकालत के साथ साथ आनंद भी लो और जनता के हितों की रक्षा के लिए खूब मेहनत से, जो लोग दुष्टता से, भ्रष्टाचार से देश पे कब्जा करना चाह रहे हैं, देश को, जनता को परेशान करना चाह रहे हैं, उसके लिए सारे देश अधिवक्ताओं को एक होकर के सबको न्याय का अधिकार मिले, ऐसा एक मुहिम चलाई जा रही है। कि सबको आज सांस्कृतिक कार्यक्रम में बदल दिया जाए, तो प्रोग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम बदल दिया और जो हमारी क्रिकेट मैच थी और उसके अलावा वरिष्ठ पदाधिकारीगण और वरिष्ठ अधिवक्तागण सब यहाँ उपस्थित हुए और सबने सांस्कृतिक अपना एक नया रूप दिखाया कि वो खिलाड़ी के साथ साथ बहुत अच्छे पोएम कार भी हैं और बहुत अच्छे कविता भी करते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं और गाना भी गाते हैं। तो एक नया रूप सबका प्रकट हुआ है। तो हम यह कामना करते हैं कि हमारी टीम एक बार एसोसिएशन काशीपुर, जिसका कि शुरू से ही नाम रहा है, वह एक वरिष्ठ अधिवक्तागणों के सहयोग से अपना नया प्रतिभा युवा लोगों की विशेष तौर से जहाँ के खेलों के मैदान में दिखाएगी। शब्दों में अपनी बात कहना चाहूँगा। मेरे सीनियर साथियों ने जो बात कही कि हमारा केवल एक उद्देश्य है, क्योंकि न्याय की प्रणाली से हर अधिवक्ता जुड़ा हुआ है, वर्क करता है, उसको थोड़ा रिलीफ भी मिलना चाहिए और हम खेल के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं को भी रिलैक्सेशन महसूस हो। और हमारा उद्देश्य जिला ही नहीं बल्कि स्टेट में है कि अपने अधिवक्ताओं का एक स्पोर्ट्स ग्रुप होना चाहिए और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे जो सीनियर साथी हैं, चाहे वो मिश्रा जी हों, शैलेंद्र मिश्रा, चाहे ओम प्रकाश जी हों, चाहे उमेश जोशी हो, वो हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। अन्य अधिवक्ता सीनियर साथी भी कोऑपरेट कर रहे हैं और सभी का मैं धन्यवाद। नैनीताल और आसपास के क्षेत्र धानाचूली जंगलिया गांव में ओलावृष्टि होने से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, साथ ही काश्तकारों को नुकसान भी हुआ है। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें बरसात और ओलावृष्टि के कारण ठंड में इजाफा हुआ। इधर मुक्तेश्वर, रामगढ़, ओखला खंड, देवस्थल समेत अन्य उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से काश्तकारों की फसल तबाह हो गई। जंगलिया गांव में भारी ओलावृष्टि के कारण मटर और साग जैसी हरी भरी सब्जियों का नुकसान हुआ। फसल नष्ट होने से किसानों ने कृषि, उद्यान तथा राजस्व विभाग के स्थलीय निरीक्षण कर उचित रिपोर्ट शासन को भेजने की मांग की है, ताकि इस आसमानी आफत से उनकी जो फसल है उसको नुकसान के तौर पर कुछ राहत मिल सके। आज जैसा कि बहुत लंबे समय के बाद पूरे क्षेत्र में बारिश हुई और जिस तरीके से ग्राम पंचायत जंगलिया गांव तथा अन्य नज़दीकी क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसमें क्षेत्र के किसानों की पूर्ण रूप से कमर टूट गई है और
अत्यंत मटर को नुकसान हुआ है। फल फूल साग सब्जी पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। मेरा राजस्व विभाग के अधिकारियों से और हमारे उद्यान विभाग के कर्मचारी तथा कृषि विभाग के कर्मचारियों से अनुरोध है कि तत्काल स्थलीय मुआयना कर जो हमारे काश्तकारों को बहुत भारी नुकसान हुआ है मुआवजा देकर के उनके जो घाव हैं उसमें मरहम लगाने का काम करेंगे। ये और मैं जिला प्रशासन से भी अपील करता हूं कि तत्काल संबंधित विभागों को स्थल में भेजकर मौका मुआयना करवाने की कृपा। नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ साथ वहीं पर निर्वाचन कार्यालय के पीछे बने क्वार्टर्स की सुरक्षा दीवार गिर चुकी है। नैनीताल में निर्वाचन कार्यालय के पीछे बने क्वार्टर्स की सुरक्षा दीवार भर आकर गिर गई, जिससे कि नीचे बने घरों को भी खतरा पैदा हो चुका है। हालांकि घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन दीवार के गिरने से मकान का पीछे का रास्ता बंद हो चुका है।